चलिए नमस्कार। आज हम लोगों का 30वें दिन का क्लास है। हम लोग 30 क्लास पढ़ चुके हैं और इस 30 क्लास में सोचिए कितना चीज कवर कर चुके हैं हम। ऐसा मेजर मेजर पोर्शन, जो बड़ा बड़ा पोर्शन, जो प्राकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जिले का गठन का क्रम, मिट्टी, चट्टान, ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ चुके हैं जहां से प्रश्न 110% संभावना है यहाँ से प्रश्न बनता है और आपसे बनेगा भी। इस बात को आप 100% कॉन्फिडेंस में रखिएगा। चलिए, सभी का अभिवादन स्वीकार। फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, ईमानदारी से लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, पुनः उस दौर पे चलते हैं। ठीक है, ये आपको एक जानकारी पुनः मैं दे दूं। आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान के द्वारा एएसआई का नया बैच लॉन्च किया गया है। बहुत कम शुल्क में आपको इतनी शानदार तैयारी करने को मिलेगी कि जो बच्चा पहली बार भी अगर पढ़ रहा है तो उसको लगेगा कि यार मैं पढ़ा हूँ बहुत कुछ। और ईमानदारी से आप हमारे हिसाब से और हमारे साथ अगर पढ़ते चले तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। अगर आप वास्तव में ईमानदारी से अगर पढ़ेंगे तो क्लियर है। तो बहुत कम शुल्क में बहुत शानदार तरीके से आपको क्या है क्लासेस मिलेंगी। लगातार 2 से 3 क्लास है ना, संभवतः 3 क्लास आपको एक दिन में मिलेगा। ठीक है, अलग अलग फैकल्टी के माध्यम से बहुत उम्दा क्लास। कम समय में किसी चीज को अगर कैसे तैयार करना है और कम समय में अगर ज्यादा चीजें आपको तैयार करना है तो हमसे मिलिए। हम आपके सफर तक आपके साथ रहेंगे, जहां तक आपको मंजिल ले जाएगा। पूरे सफर में पूरे मंजिल तक क्या है आपके साथ खड़े रहेंगे, ये हमारा वादा है। क्लियर है। अगर जुड़ना है तो हितार्थ आईएएस के नंबर दिए गए हैं, पुराना एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे होंगे, उस पर आप जुड़ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? ये प्रश्न बहुत अच्छा और शानदार है, लेकिन इसी प्रश्न का एक हुबहू स्वरूप पीएससी सॉरी एसआई व्यापम के द्वारा लिया गया एसआई पेपर में इससे पहले जिसमें अभी लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसमें एक गलत आंसर लिया गया है। समझ आया? अब वो गलत आंसर कैसा है वो आपको जब क्वेश्चन दिखेगा, मैं जानबूझ के उस क्वेश्चन को रखा हूं, आप लोग ईमानदारी से उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर है। चलिए, उस क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी पुराने प्रश्नों का दिया जाए जो आपके लिए आज लाया गया है। आज का पहला सवाल, मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? इसका आंसर बहुत बच्चे कमेंट करना चालू कर दिए हैं भाई। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। याद रखना, खुड़िया। क्या रहेगा भाई? खुड़िया। देखिए, अब थोड़ा सा इसका कर लेते हैं पोस्टमार्टम। बात आती है खुड़िया बांध की। ठीक है, तो याद रखना मनियारी नदी की किस जलाशय का परियोजना का नाम राजीव गांधी, तो जो खुड़िया बांध है इन्हीं का नाम आपको मिलेगा क्या? राजीव गांधी। इस बात को ध्यान रखिए। कौन सी गांधी? राजीव गांधी लिखा भी है। याद रखना, इस बांध कौन सी नदी के सहायक उसमें दिखेगा? मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी विशेष क्षेत्र दिखेगा मुंगेली। कहाँ भी दिखेगा? मुंगेली। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जब बात आती है केलो नदी की, तो केलो नदी या किस नदी के किनारे बसा है रायगढ़ शहर? पूछे तो केलो नदी याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, खारंग की जब बात आई तो इस बात को याद रखना, अरपा नदी। ठीक है, अरपा नदी की सहायक नदी के रूप में दिखेगा कौन? खारंग। इसी खारंग नदी की जब बात आती है तो याद रखना इसमें है खूंटा घाट परियोजना, प्राचीन नाम था। ठीक है, या फिर हम कहें संजय गांधी परियोजना इनका नाम है। कौन सी परियोजना? संजय गांधी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी आपको अरपा की एक प्राचीन नाम मिलेगा, कृपा। ठीक है, अरपा का प्राचीन नाम क्या दिखेगा? कृपा। और खारंग का आपको प्राचीन नाम दिखेगा कुरंग। क्या दिखेगा? कुरंग। ये भी नया फैक्ट दिख रहा है बुक में।
तो ध्यान रख लीजिएगा, जनरली ये पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, नया बुक वगैरह जो अभी नया एडिशन जो चल रहा है इसमें आपको कुछ चीजें दिखेगी। मैं आपको आज का वर्तमान का अपडेट के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि जो धर्रा चलता है कि पढ़ा दिए यूट्यूब में, बच्चों का काम आए नया है ना, इससे ऐसा कभी नहीं होगा। जो पढ़ोगे उससे प्रश्न दिखेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ये रहा प्रश्न, ठीक है, SI मेंस, ठीक है, 2023 उसका प्रश्न है। अब आप लोग इसका आंसर देंगे। भाई बहुत गजब का प्रश्न है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको ये प्रश्न को बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इस प्रश्न में जो ऑप्शन है वो आपके दिल को दहला देगा। पढ़ के देखिए भाई। पहला कथन क्या कहता है, विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए, ये पूछ रहा है। कहता है कि महानदी का उद्गम भातरीगढ़ की पहाड़ी से होता है। मतलब ये तो आप पहली गलत बोलेंगे भाई कि महानदी का उद्गम बच्चे को पता है कि यहाँ पे एक नया मिल चुका है कि भाई ये सिहावा। अब यहाँ से फैक्ट क्या मिला फिर कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिहावा। भातरीगढ़ की जब बात आती है तो पैरी नदी ध्यान रखेंगे। तो फैक्ट मिल गया। मान नदी का उद्गम मैनपाट से होता है, आपने पढ़ा है। मैनपाट क्षेत्र का बंदरकोट वगैरह जो जगह है वहां से विशेष रूप से मान नदी का उद्गम दिखेगा। मान नदी का प्राचीन नाम भी आपने पढ़ लिया है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है। अभी आपने पढ़ा कि खारंग नदी पर तो ये परियोजना नहीं बनी है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। समझना, जो हम पढ़े हैं हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग। कांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, ये बात एकदम करेक्ट है। 1913 की परियोजना है और इसी को छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना का भी आप नया नाम अगर देखेंगे तो नया नाम बुक में इनका भी राजीव गांधी परियोजना दिखेगा, इनका भी नया नाम राजीव गांधी जी के नाम पे कर दिया गया। ये भी एक कंटेंट है। अब इसमें सही पूछा है तो सही कौन सा होगा भाई? 1 दिख रहा है सही है और 4 दिख रहा है, सॉरी 2 और 4, ये वाला सही है और ये वाला ये तो गलत है। तो 2 और 4 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, ये मेंस का प्रश्न है। देखिए मैं क्या बोला हूं कि उस दिन जब रिजल्ट आया उस दिन मैं एक बात बोला हूं कि जो बच्चा वाकई में इंटरव्यू दे के आया है, मतलब वो भी उस लायक है, मतलब वो भी अपने आप को दरोगा समझ सकता है। 100% उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, वो भी उस लायक है। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें किसी का लक जो साथ दे जाता है। इसका आंसर लिया गया है, इसका आंसर क्या लिया गया मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर लिया है 2, 3, 4। अब जो बच्चा रिस्क लिया होगा, कोई 2, 3, 4 लगाया होगा, उसका आंसर सही हो सकता है, कोई 1, 2, 3 या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। समझो बात। तो जिसका आंसर ये रहा होगा उसका यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या रह गया कि भाई उसका नंबर 2 नंबर आगे बढ़ गया। और हो सकता है जो इंसान इसको छोड़कर बाकी को अगर ऑप्शन को लगा दिया गया हो तो उसका क्या है, वहां पे 2 नंबर कम तो होगा, ऊपर से माइनस मार्किंग और जाएगा। तो बोलते हैं ना, कहीं कहीं पे जो किस्मत नाम की जो चीज होती है वो साथ दे जाता है, वो यही है। तो पुराने जो बच्चे, अभी जो नया आया है SI का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो बच्चे वास्तव में जिसका सिलेक्शन होते होते रुका है, वो इस बात को मन से हटा दीजिए कि तुम्हारे मेहनत में कोई कमी थी। हो सकता है तुम्हारा किस्मत उस जगह पे साथ न दिया हो, लेकिन बोलते हैं ना, मेहनत ऐसे शानदार करो कि किस्मत को भी क्या है, लकीरों को पलटने की ताकत रखते हैं। तो ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, हो सकता है इस बार आपकी मेहनत और ज्यादा अच्छे से रंग लाई। हो सकता है आपको प्लाटिन कमांडर मिलता है या SI मिलता है, उससे अच्छा है कि अगर आप मेहनत करें तो आपको सूबेदार का अगर पोस्ट मिल गया तो आप सोच कर देखिए, आपका किस्मत थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिए। इसका अगर आंसर होगा तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए भाई? 2 और 4 होना चाहिए। ये मुझे सटीक आंसर लगता है। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ईमानदारी से यही सब इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ना होने के कारण इसका आंसर क्या लिया गया है? ये लिया गया। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? निष्कर्ष यही निकलता है कि कुछ चीजें है ना, अगर बना के आए हैं तो हमको भी अगर बोलता तो या तो इस प्रश्न को छोड़ देते या किसी एक में तुक्का लगा के आते, या तो इस प्रश्न को सीधा सीधा विलोपित होना चाहिए था, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है तो प्रश्न को विलोपित। लेकिन इसका आंसर ये लिया गया है, आप इस चीज को समझ सकते हो। खारंग हो ही नहीं सकता, ठीक है, खारंग इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाले सवाल में आप क्या पढ़ा है? कुड़िया घाट, मनियारी नदी। तो इसका आंसर ये संभव नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का भी चीजें होता है, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय है।
क्लियर है? तो खारंग नदी पर राजीव गांधी नहीं, इस पे क्या है, संजय गांधी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? संजय गांधी। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना, इस तरह का प्रश्न भी आया है और ऐसा कभी खेल जाता है एग्जामिनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं कुछ चीजों को जो बताता हूं और कोई चीज का जो आंसर लिया उसको भी बता देता हूं। तो कभी आपके लिए अगर ऑप्शन बने किस तरह का ऑप्शन है तो लगा देना चुपचाप, और इसमें अगर 2-4 वाला अगर ऑप्शन रहे तो उसी को लगाना, क्योंकि उसमें दावापत्ती करते बनता है। क्लियर है? और ना हो तो इस तरह की चीजों को निपटा देना, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी आंसर सही ही रहेगा। ठीक है, चलिए। गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक प्रदेश, भौतिक विभाग में स्थित है, ये पूछ रहा है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, महानदी का मैदान आपने पढ़ा है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश उत्तर क्षेत्र में, बघेलखंड का पठार उत्तर मिलेगा। एक बच जाता है क्या? दंडकारण्य। क्लियर है? सामान्य सा प्रश्न है, इसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की और कोई जरूरत नहीं है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? इस प्रश्न को मैं पहले और डील किया हूं, अभी और बता दे रहा हूं। इसका आंसर आएगा क्या? इंद्रावती। अब इसमें प्रश्न ये भी विवादित प्रश्न है मेरे हिसाब से, क्योंकि पुराना लिया गया है और पुराना प्रश्न है। क्योंकि पहले शिवनाथ नदी का उद्गम आपको पाना बरस की जब पहाड़ी देता था, ये नया जो गढ़चिरौली क्षेत्र दिख रहा है, गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र, ठीक है, ये कहां पड़ेगा भाई? महाराष्ट्र में। तो पहले सिर्फ पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव क्षेत्र दिखता था, इसलिए इसमें इसका आंसर ये लिया गया है। और वर्तमान में इनका दो उद्गम दिखता है, गढ़चिरौली और पाना बरस, और दोनों में ऑप्शन एक दे तो गढ़चिरौली लगाना, पहले ही बताया हूं। ठीक है, अरपा की जब बात आती है तो अरपा के बारे में आपको पता है भाई, खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी, ठीक है, खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जीपीएम में। पहले पढ़ता था मुंगेली, अब जीपीएम में पड़ता है, बता चुका हूँ, इस चीज को आपको जानना है। ठीक है, कन्हार नदी की बात जब होती है तो आपको याद रखना है बखूनी चोटी, ठीक है, गोंधा दीधा क्षेत्र ऐसा मिलेगा, बखूनी चोटी वगैरह नाम मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये पूरी चीजों को याद रखना, इसका आंसर ये लिया गया है प्राचीन में। अब संभवतः इसका आंसर अगर अब भी ये प्रश्न अगर रिपीट हो जाए तो आपको भी इंद्रावती ही लगाना है, क्योंकि इंद्रावती की जब बात आती है तो मुंगेर पहाड़ी, ठीक है, जिसका बताना चाहिए वही छूट रहा है। ठीक है, मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र याद रखना, ठीक है, मुंगेर पहाड़ी ओडिशा। क्लियर है? तो ये पूरी चीजों का सार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इंद्रावती नदी किस जिले में छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? इंद्रावती की जब बात हो तो ये इस तरह से उद्गम होगा उड़ीसा क्षेत्र से, ये अगर छत्तीसगढ़ है तो इस तरह से उद्गम होकर क्या है, इस क्षेत्र में प्रवाह होती है, और यहाँ कहीं भोपालपट्टनम बीजापुर क्षेत्र में कहाँ किससे मिल जाएगी? गोदावरी से। किससे मिल जाएंगी? गोदावरी से। इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र में मिलेगी, तो ये बस्तर क्षेत्र, कुछ क्षेत्र मिलेगा दंतेवाड़ा, और बाकी बीजापुर का क्षेत्र। मतलब इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से 3 जिलों में प्रवाह होती है। कितने जिलों में? 3 जिलों में। क्लियर है? तो इनका अगर प्रवेश देखें तो कहां से प्रवेश होता है भाई? बस्तर जिला से प्रवेश होता है। बस्तर के साथ इनका विस्तार आपको दिखेगा, दंतेवाड़ा में भी है, और कहां पे है? एक जिला का नाम बीजापुर। तीनों जिला में प्रवाह होता है। ठीक है, बस्तर खुद या जगदलपुर वगैरह इंद्रावती नदी के किनारे ही दिखेगा, बीजापुर का भोपालपट्टनम वगैरह क्षेत्र इन्हीं के किनारे दिखेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये इस प्रश्न का सार क्लियर है, ध्यान रखिएगा, है ना। बस्तर की जीवनदायिनी जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो भाई अभी आपने पढ़ा है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इंद्रावती। ठीक है, नारंगी बोर्डिंग वगैरह जो है इंद्रावती की सहायक नदी मिलेगी, सबरी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। क्लियर है? चलिए, इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इंद्रावती की जब बात आती है तो इसका नाम याद रखिएगा, मंदाकिनी। क्या होगा? मंदाकिनी। महानंदा नहीं भाई, मंदाकिनी। महानंदा किसका प्राचीन नाम है भाई? महानदी का। ठीक है, इनका सर्व प्राचीन नाम कनक नंदिनी वगैरह मिलता है। चित्रोत्पला याद रखना, ये भी महानदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे, चित्रोत्पला का नाम महानदी का है, ये किस पुराण में है और कहां कहां पे इसका उल्लेख? ठीक है, कहां कहां पे इसका उल्लेख क्या है?
चित्रोत्पला के रूप में हुआ है। कोलाब की जब बात आती है तो याद रखना सबरी नदी। ठीक है। जगदलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पुनः वही बात कर रहा है भाई। ठीक है, बस्तर कहें जगदलपुर कहें, क्या नाम आएगा? इंद्रावती। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना, बाकी चीज आपने पढ़ लिया है। ये सवाल पढ़िए। चलिए, सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आंसर आ रहा है। ठीक है, इनका भी आंसर क्या होगा? इंद्रावती। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा है। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट, याद रखिएगा। महानदी का बहुत सारा प्राचीन नाम है, कनक नंदिनी, ऋषिकुल्या, महानंदा। ठीक है, और नीलोत्पला, चित्रोत्पला, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, और इसी के साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामकरण किया गया। क्लियर है? इंद्रावती की सहायक नदियां हैं, ये पूछ रहा है। इंद्रावती की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इनमें से कौन सा आपको क्रम या कौन सा नंबर का ऑप्शन आपको ये बताता है कि इनमें से सभी नदियां इंद्रावती की सहायक नदी? चलिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। डंगनी संगनी इनकी सहायक नदी है, लेकिन इसमें सबरी और कोटरी नहीं है। कांगेर मालेगर है, लेकिन कोटरी नदी नहीं है। ठीक है, गुदरा या गुडरा लिखा रहता है। सबरी नदी भी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोर्डिंग, नारंगी। ठीक है, कोटरी, गुडरा, अच्छा सॉरी, ये कोटरी इसमें शामिल होता है ना, उत्तर क्षेत्र से उधर से आएगा तो ये कोटरी शामिल होता है, इसमें सबरी है। ठीक है, कांगेर इसमें नहीं मिलेगा, कांगेर मालेगार वगैरह इनकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये कोटरी गुडरा वगैरह मिल जाएगा, है ना। सबरी याद रखना, सबरी इनकी सहायक नदी है। बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा, इसके अलावा डंगनी संगनी भी इसके सहायक नदी के रूप में मिलेगा। क्लियर है? तो क्या क्या मिल गया भाई आपको? इनकी सहायक नदी एक मिला है, बोर्डिंग। ठीक है, बोर्डिंग के अलावा आपको मिल गया निबरा। ठीक है, एक नाम मिलेगा गुडरा। ठीक है, कोटरी नदी भी इनकी सहायक नदी है भाई। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम देखा होगा डंकनी नदी, एक नाम पढ़ा होगा आपने संकनी नदी या संखिनी नदी लिखा रहता है। ये सभी, चिंतावागु, तालपेरू, ये सभी इनकी सहायक नदी के रूप में दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। मैं मिस्टेक से इसको कोटरी को बोल दिया था, ध्यान रखिएगा। कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? दो तीन बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, कोंडागांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, ये कोंडागांव शहर जो है नारंगी नदी के किनारे स्थित है। नौरंगपुर क्षेत्र से इनका उद्गम दिखेगा आपको, नौरंगपुर। ठीक है, नौरंगपुर उड़ीसा वगैरह क्षेत्र से इनका उद्गम आपको दिखेगा, इस नारंगी नदी का, ध्यान रखिएगा। डंगनी संगनी की जब बात आती है तो बैला डीला की चोटी याद रख लेना। ठीक है, बैला डीला में जो डांगरी डोंगरी की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ से भी इनका उद्गम दिखेगा। बैला डीला वगैरह से संखनी का, डांगरी डोंगरी से डंगरी नदी का उद्गम दिखेगा। अरपा की जब बात आती है तो इसमें एक परियोजना ध्यान रख लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। अरपा पे है भैंसाजार परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, अरपा नदी को उद्गम बता चुका हूँ। खारून नदी की जब बात आती है तो याद रख लीजिएगा पेटे चुआ की पहाड़ी। ठीक है, पेटे चुआ की पहाड़ी वगैरह क्षेत्र से इनका उद्गम होगा। रायपुर जो हमारी राजधानी है इसी के तट पर स्थित है। जब बात आती है इसकी तो महादेव घाट याद रख लेना। ठीक है, महादेव घाट में जब बात आती है तो कार्तिक पूर्णिमा के समय क्या है, यहाँ पे क्या होता है? मेले का आयोजन होता है। तो एक प्रश्न, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लगभग 8 से 10 कंटेंट एक प्रश्न में आपको दिखता है इसमें, और इसको ले जा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जाएंगे वहीं तक जहां से वापस आने की संभावना हो। ठीक है, आपने सुना होगा कि मोहब्बत में इतना नहीं डूबना चाहिए कि उससे बाहर ना आ सके, जैसे कि बिस्किट। ठीक है, बिस्किट को जैसे चाय में डुबाने के बाद वो बाहर ही नहीं आता, देखे हो ना। इसी तरह से ये प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, उतना ही जाएंगे जहां से बाहर आ सके, क्योंकि हमको एक ही प्रश्न को पूरा नहीं ले जाना है, हमको बाकी प्रश्नों को भी बनाना है। क्लियर है? चलिए, अब एक आध लोगों को कमेंट भी आएगा, देखना कुछ और। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
माता दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बच्चा बच्चा इसको जानता है। ठीक है, जो 5 शक्तिपीठ में एक नाम मिलेगा माँ दंतेश्वरी का, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, रतनपुर की महामाई, ये महत्वपूर्ण दिखेगा, है ना। उतर ऊपर में कुदरगढ़ी वगैरह का नाम आता है। ठीक है, चंद्रहासनी, ऐसे आपको 5 विशेष क्या है शक्तिपीठ दिखेगा। अलग अलग आपको यहाँ पे तो बहुत सारे हमारे क्या है देवियों देवताओं का नाम मिलेगा, है ना, बट इसको ध्यान रखिए, है ना। चलिए, अब जब बात आती है माँ दंतेश्वरी की, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, है ना। किन नदियों के संगम पे है? डंगनी संगनी नदी। डंगनी संगनी नदी के बारे में आपने पढ़ लिया है। याद रखना, दंतेश्वरी मंदिर की जब बात आती है तो इनको अन्नम देव नाम का जो शासक है, एक व्यक्ति है, इन्होंने क्या है इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये अन्नम देव शासक किस वंश का शासक है? ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूँ। काकती वंश का शासक है, या इसको चालकी वंश बोलते हैं। वारंगल क्षेत्र आंध्र प्रदेश से आया हुआ व्यक्ति है। ये जब विजय अभियान में निकला था तो उनके साथ थी माँ दंतेश्वरी। माँ दंतेश्वरी के साथ साथ जाते जाते क्या है यहाँ पे इनका विजय अभियान चल रहा था। इसकी पूरी कहानी है। मैं जब इस कहानी को जनरली तब रिलेट करता हूँ या बताता हूँ जब मैं इसको इतिहास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्लियर है? तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है डंगनी संकनी नदी के बारे में। ठीक है, याद रखना, जब बात आ गई है काकती वंश के शासक अन्नम देव के साथ, एक जनजाति की बात आती है, भतरा जनजाति, जिसे सेवक जनजाति बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किसी एक जनजाति को सेवक जनजाति बोलते हैं, भतरा। ये भतरा जनजाति अन्नम देव के साथ आया है। अन्नम देव काकती वंश का शासक है। वारंगल क्षेत्र आंध्र प्रदेश से आया हुआ शासक है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अन्नम देव का युद्ध वगैरह आपको चमेली देवेली के साथ दिखेगा। तो ये पूरा इसका क्या है कहानी है। ठीक है, इंद्रावती, गोदावरी, जावरा, इंद्रावती, रिहंद सोन, ये रिहंद सोन का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, ये उत्तर की नदियां हैं। क्लियर है? तो ये पूरी चीजें, ये बार बार पूछा गया भाई, अन्नम देव को पूछा गया, काकती वंश को पूछा गया, इसके साथ आए जनजाति को पूछा गया, किस क्षेत्र से आए इसको पूछा है। ठीक है, किसने इस मंदिर को बनवाया है? तो अन्नम देव ने बनवाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है? रक्ताब मतलब लाल रंग का दिखता है भाई। ठीक है, या फिर रक्ताब नहीं लिखा रहता तो लाल दिखता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे बैलाडीला की पहाड़ी वगैरह के जो कारण जो है, वहां पे लौह अयस्क की अधिकता के कारण आपको एक नदी का नाम मिलेगा, संखनी नदी। ठीक है, मैं इसको बता चुका हूँ संभवतः। संखनी नदी का जो पानी है या जल है, ठीक है, कैसा है? लाल रंग का दिखता है, इसलिए रक्ताभ बोलते हैं। ठीक है, ईब नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, दूधा नदी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कांकेर वगैरह पे यहाँ पे दुधवा जलाशय वगैरह मिलेगा। मान नदी पे याद रखना एक चीज ध्यान आ रहा है मुझे, सरभंजा जलप्रपात है। कौन सा? सरभंजा। ठीक है, सरगुजा में ही दिखेगा भाई। ठीक है, रक्सगंडा रेंड नदी पे है, और सरभंजा जलप्रपात कई बार पूछा गया है, अचानक से ध्यान आ रहा है तो बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीजों को याद रखना। ईब नदी पे बहुत सारे और आपको जलप्रपात वगैरह मिलेगा भाई, लेकिन फिलहाल आप कुछ चीजों को यहीं तक सीमित रखिए। ठीक है, क्योंकि जब जलप्रपात वाला पोर्शन पढ़ेंगे, परियोजना पढ़ेंगे, तो कुछ तो नया पढ़ना पड़ेगा। सबको यहीं पढ़ लोगे तो वहां क्या पढ़ोगे? समझ आया? एक प्रश्न काफी है आपके पूरे चीजों को एक साथ समेट के बनाने के लिए, एक प्रश्न। ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या है, ऊपर से जाएगा, इसलिए अलग अलग प्रश्नों को दिखाना पड़ता है। कनेक्ट जब करना चालू करोगे तो पूरी चीजें कनेक्ट हो जाती है। आप अभी माँ दंतेश्वरी पढ़ रहे हो तो दंतेश्वरी पढ़ रहे हो, पूरा 5 शक्तिपीठ को पढ़ सकते हो। दंतेश्वरी पढ़ रहे हो तो नदी पढ़ सकते हो, नदी के साथ इसके बारे में और क्या हो सकता है। दंतेश्वरी पढ़े तो माता क्या क्या बोलते हैं अन्नम देव के बारे में पढ़ लिए। अन्नम देव आया मतलब इतिहास चालू हो गया, इतिहास चालू हो उसके बाजू में जस्ट क्या है, जनजाति आ गया। तो पूरी चीजें कनेक्ट हो जाती है एक साथ, है ना। ऐसा पढ़ो कि जब देखते ही लगे कि यार ये प्रश्न बहुत छोटा सा है मेरे लिए, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग किस नदी पे है? बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा सबरी नदी। ठीक है, मैं पुनः समझा दे रहा हूं सबरी नदी के बारे में। बाकी नदी के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सबरी नदी को ध्यान रखिएगा। कोरापुट क्षेत्र मिलेगा, ये उड़ीसा का क्षेत्र है भाई, यहाँ से इसका उद्गम होगा। जब बात आती है तो 173 किलोमीटर इनका प्रवाह क्षेत्र दिखेगा। इसके अलावा ये दक्षिण सीमा बनाने वाली नदी है, दक्षिण सीमा ये निर्माण करती है। इसके अलावा सबरी नदी के बारे में जब बात होती है तो इनका प्राचीन नाम आपने पढ़ा है, पुनः मैं समझा दे रहा हूं, कोलाब। क्या है? कोलाब।
ठीक है, बाजू में लिख लीजिए कोलाब। क्लियर है। इसमें कुछ जलप्रपात मिलेगा, ठीक है, इसको यही पढ़ लें कि बाद में पढ़ेंगे इसको। चलिए, जैसे गुप्तेश्वर वगैरह, ठीक है, और एक मिलेगा रानी दरहा। आपको 3 सिमिलर नाम मिलेगा छत्तीसगढ़ में, एक रानी दाहा है, रानी दहरा है और रानी दरहा। इसके बारे में मैं जब जलप्रपात पढ़ाऊंगा तो एक साथ इसको कनेक्ट करूंगा, तीनों का नाम मिक्स होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें मिलेगा, ये सुकमा क्षेत्र में विशेष रूप से मिलेगा। ठीक है, तो सबरी नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल, एकमात्र राजकीय जलमार्ग, ठीक है, सबरी नदी पे आपको मिलेगा 36 किलोमीटर क्या है, यहाँ पे नौका परिवहन सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ का जो कोंटा है, ठीक है, कोटा अलग है भाई, कोंटा तहसील जो सबसे दक्षिणतम क्षेत्र में नजर आता है, ये तहसील या ये क्षेत्र भी सबरी नदी के किनारे है, ये भी याद रखना। और छत्तीसगढ़ के कोंटा से आंध्र प्रदेश का कुनावरम लिखा रहता है, कहां पे, कुनावरम। ठीक है, यहां से यहां तक लगभग 36 किलोमीटर यहाँ पे जल परिवहन सुविधा दिखेगी, जल मार्ग दिखेगा, और छत्तीसगढ़ की इकलौती नदी जहां पे आपको जल मार्ग दिखेगा। क्लियर है। तो ये पूरे प्रश्नों का सार, पूरे प्रश्नों को बार बार पूछा जा चुका है, इनका प्राचीन नाम पूछा जा चुका है, इनकी लंबाई पूछी जा चुका है, कितना किलोमीटर है ये पूछा जा चुका है, कहां से कहां तक बहता है ये पूछा जा चुका है, इसमें कुछ जलप्रपात है इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। तो बहुत सारे फैक्ट निकल के आते हैं, बाकी चीजों को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं उसी चीज को बार बार लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 4 से 5 बार लिख दे रहा हूँ, उसके बाद बस फिर वही वाली बात है, रुको जरा सब्र करो, ऐसा वाला बात आता है ना, इसलिए वहां पे जाके रुक जाओ। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है, ये पूछ रहा है। एक छोटा सा नदी है छत्तीसगढ़ की, नाम मिलेगा बाघ नदी वगैरह। ठीक है, क्या नदी है, बाघ। ठीक है, बाघ नदी याद रखना, कुलझारी या फुलझारी पहाड़ी लिखा रहेगा, कुलझारी की पहाड़ी या इसी को फुलझारी लिखा रहता है। ठीक है, ये राजनांदगांव क्षेत्र की नदी है, यहाँ से उद्गम होने के बाद ये क्या है, इधर प्रवाहित दिखेगी आपको। नारंगी नदी के बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, कोंडागांव शहर, सबरी नदी का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। कोटरी नदी के बारे में और याद रखना है, इनका या नाम याद रख लेना, परलकोट, इनका लंबाई याद रख लेना 135 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की 2 नदियों का आपको लंबाई सेम मिलेगा। ठीक है, एक परलकोट या कोटरी नदी और एक का नाम है लीलागर नदी। ठीक है, ये लीलागर नदी भी आपको उत्तर क्षेत्र में दिखेगी, ये दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है, तो ये पूरे प्रश्नों का रहा निचोड़। ठीक है, इतना प्रश्नों को आप पढ़िए और मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका प्रश्न बनेगा कभी। ठीक है, एक आध अतरंगी सा सवाल आए तो वो थोड़ा सा रहेगा, बट कोई नहीं, अगर 100 में अगर 2 ठो सवाल, अगर 5 ठो सवाल भी छोड़ते तो 95 सही बना के तो आओ। और 95 सही बनाने के बाद सिलेक्शन नहीं होगा ऐसा संभावना है, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। तो होता वही है कि बच्चे उसी एक प्रश्न को लेके घूमेगा, जो प्रश्न उससे नहीं बन रहा है। अरे बन रहा है उसको तो पहले बनाओ। और जो परंपरागत जो चीजें हैं, ईमानदारी से इस बात को याद रखिए कि आपका 65, 60, 70 जो क्वेश्चन है वो आपका पढ़ा हुआ ही चीज रहता है, वहीं पे आप गलती करते हो, वहीं पे निपट के आते हो। क्लियर है। तो जो पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी से पढ़िए, जो नया है उसको भी ऐड करूंगा, जो आया है उसको भी ऐड करूंगा, जो मुझे बताना है वो भी ऐड करूंगा। क्लियर है, इतना आप पढ़ लीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखना। सिलेक्शन पाना है तो क्लास को पढ़ना पड़ेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो। काम ही क्या है, काम है अपना पढ़ने का, इसलिए ईमानदारी से पढ़ो। इतना प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए, आगामी या अगली क्लास में पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। संभवतः 1 आध दिन का और क्लास रहेगा अपवाह तंत्र को लेकर, उसके बाद फिर नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें फिर मिसलेनियस वगैरह चीजों को पढ़ेंगे। और नया चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूं आपको मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा। क्लियर है। चलिए, आप सभी को जय सिया राम। बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, ईमानदारी से पढ़िए, और पर डे का काम पर डे करिए। आज का क्लास मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, ये वाला काम मत करिए। ठीक है। अब जो कांस्टेबल में जो फॉर्म भरे उनका फिजिकल वगैरह का भी डेट वगैरह है ना आ गया होगा, है ना, 4 तारीख को संभवतः वो आ जाएगा, है ना, प्रवेश पत्र वगैरह डल जाएगा।
तो उनका फिजिकल भी करना है, इसलिए सभी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। उसके बाद आपको भी ईमानदारी से बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, और ये कांस्टेबल के लिए सबसे रामबाण क्लास है। क्लियर है? तो इतना पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, क्लास में समय के साथ लाइव उपस्थित होइए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।